सिफली के गंदे इल्म के माहरीन के गलीज तरीन और हैरत अंगेज कारनामे, मुस्तकबल में झांकने वाली उन कुव्वतों का जिक्र जो इंसान को अंगश्तें बंधा कर देती है, किसी ऐसे इलाके की तहजीब की हैरत अंगेज और हौलनाक रस्में जो बदन के रोंगटे अलफ कर देती हैं, जादू टूने जंतर मंतर और टोटके के नाकाबिले यकीन चमत्कार, खुदा के किसी बरगजीदा बुजुर्ग और मजजूब के करिश्मों और मोर्जों की तफसील, होलनाक पुर इसरार और नाकाबिले यकीन माहौल के पसे मंजर में लिखी जाने वाली खौफनाक कहानी रक्से इब्लीस। वो सब कुछ इस कदर आनन फानन हुआ था कि मुझे मौके की नज़ाकत को समझने का मौका भी न मिल सका। खुदकार असला से लेस पुलिस वालों ने अचानक मुझे अपने घेरे में ले लिया। सब इंस्पेक्टर इंचार्ज मुझे इस तरह फाड़ खाने वाली नज़रों से घूर रहा था जैसे कानून की नज़रों से भागा हुआ कोई खतरनाक मुजरम हो। तालीमी इदारों में इन दिनों हर वक्त खौफ व वहरास के बादल मंडलाते रहते और जब से सियासी तंजीमों ने अपने मफाद की खातिर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के शरपसंद तलबा और तलबात की खरीदो फरोख्त का मजमूम कारोबार शुरू किया था, वहाँ की फ़िज़ा भी मुकद्दर हो गई थी। आए दिन हंगामों का होना और रोज़मर्रा का मामूल बन चुका था। तलबा मुख्तलिफ तंजीमों और ग्रोहों में बढ़ कर रह गए और उनके लिए सियासी तंजीमों से वाबस्तगी बहुत ज़्यादा मख्त बख्श साबित हो रही थी और शहर के अलावा अब कॉलेज की चार दीवारी के अंदर भी जलसे और जलूसों का कारोबार शुरू हो चुका था। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करना, कीचड़ उछालना, बेहुदा और फैश किस्म के नारे बुलंद करना और अपने मफाद की खातिर दूसरों को जूदो कूब करना और मोर्द इल्ज़ाम ठहराना बड़ी आम सी बात हो गई थी। फिर वक्त के साथ साथ आतशी और खुद कारसले का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। आए दिन लाशें गिरने लगीं। चुनाचा पुलिस और कानून नाफज करने वालों की मदाखलत भी नागज़ीर हो गई। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ था और मैं लाइब्रेरी में बैठा मुताले में मसरूफ़ था कि अचानक बल्लेबाजी शुरू हो गई और फिर गोलियों की तरतराहट की आवाज़ें भी गूंजने लगीं। मेरा तलक चौंका सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने वाले जमात से था, इसलिए हंगामी हालात में कॉलेज के हाथे से दूर निकल जाने का काल था। चुनाचा फिजा में बारूद की बू महसूस होते ही मैंने अपनी किताब बंद की और लपकता हुआ लाइब्रेरी से बाहर आ गया। शोरोगुल और वक्फे से गोली चलने की आवाज़ें चौंके सदर दरवाजे के सिमत से आ रही थी, इसीलिए मैंने अकबी रास्ते से निकल जाने को तरजीह दी। लेकिन अभी मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियां तय करके नीचे उतरा ही था कि फाइनल ईयर का एक तालिब इल्म जो अंधाधुंध भाग रहा था पूरी शिद्दत से मुझसे टकरा गया और मैं उससे वाकिफ था। उसका नाम शब्बीर था और एक ऐसी तंजीम से वाबस्ता था जो हर कीमत पर बरसरी इक़्तिदार आने की खातिर दोनों हाथ से बेदरिग पैसा लुटा रही थी। शब्बीर मेडिकल कॉलेज में उस तंजीम के सरबराह की हैसियत से सरगर्म अमल था और एक माह कबल एक बेगुनाह तालिब इल्म के कत्ल के सिलसिले में भी शब्बीर का नाम मुश्तबा अफराफ की सर फहरिस्त में था, मगर अभी तक उसके खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो उसे कानून के शिकंजों में जकड़ सकता। बहरहाल मुझसे टकराने के बाद शब्बीर के हाथ में दबा हुआ चर्मी बैग निकल कर मेरे पैरों में आ रहा और वह अपनी झोंक में कलाबाजी खाता हुआ दूर चला गया। उसने खुद को संभालने में बड़ी हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया और कदमों पर खड़े होने के बाद उसने मेरी आंखों में झांका और बड़े सफाक लहजे में बोला, ज़िंदगी चाहते हो तो अपनी ज़बान बंद रखना वरना। और पुलिस के दौड़ते हुए कदमों और सीटियों की आवाज़ करीब आ रही थी, इसलिए शब्बीर तेजी से घूमा और अकबी रास्ते से निकल गया। जाते जाते उसने चर्मी बैग पर एक अलविदाई नज़र डाली और वह उसे दोबारा उठाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसलिए उसने जाते जाते मुझे धमकी देनी ज़रूरी समझी। मैं जल्दी से उठा और ख़तरा सर पर आने से पहले मैं भी जान बचाकर मौके से फ़रार होना चाहता था, लेकिन मुझे अपने इरादे में कामयाबी ना हुई और पुलिस की नफरी ने सामने आकर मुझे अपने घेरे में ले लिया। पुलिस सब इंस्पेक्टर के हुक्म पर एक कांस्टेबल ने चर्मी बैग की तलाशी ली, जिसमें से 2 किताबों के अलावा एक रूसी साखत का इशारिया 3.8 का पिस्तौल, 2 फाजल मैगजीन, 2 प्लास्टिक बम, एक खंजर और एक थैली से फाजल राउंड बरामद हुए थे। मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर सरायत कर गई और पुलिस सब इंस्पेक्टर मुझे कहर आलूद निगाह से घूर रहा था और मसला सिपाहियों ने मेरे ऊपर राइफलें तान रखी थीं। क्या नाम है तुम्हारा? और सब इंस्पेक्टर ने बड़े खुश लहजे में कहा।
रशीद अहमद। और मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, और ये बैग किसका है? ये मेरा नहीं। और मैंने हचकिचाते हुए कहा, तो फिर क्या तुम्हारे बाप का है? और सब इंस्पेक्टर का लबो लहजा यक लख्त करख्त हो गया। हाथ में दबी बैत की छड़ी को गुस्से से पतलून पर मारकर मुझे कहर आलूद निगाहों से घूरता हुआ बोला, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि शराफत से सब कुछ उगल दो। और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने एक लम्हे को सोचा कि शबीर का नाम ले दूं, पुलिस और संगीन हालत से गुलू खलासी हासिल कर लूं, लेकिन फिर मैं अपना इरादा तर्क कर दिया। मेरे ज़हन में शबीर का जुमला सदाए बाज गश्त बनकर गूंजने लगा। मुझे इल्म था कि शबीर के पुश्त पर खासे बड़े लोगों का हाथ था और वो किसी न किसी तरह शबीर को कानून के शिकंजे से बचाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और मेरा नाम उनकी हिट लिस्ट पर सरे फहरिस्त आ जाएगा। उसके अलावा मुझे उस बात का अंदेशा भी लाहक था कि शब्बीर का नाम उगल देने के बावजूद पुलिस वाले मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। चुनाचे मैंने एक दरमियानी रास्ता अख्तियार करते हुए कहा, अभी एक लड़का मुझसे टकराकर पिछले रास्ते से फरार हुआ है और ये बाग उसी के हाथ में था। ये ठीक कह रहा है जनाब। एक कांस्टेबल ने मेरे जवाब की तायीद करनी चाहिए और मैंने देखा कि फरार होने वाला। तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो। सब इंस्पेक्टर ने सिपाही को सख्त आवाज़ में सर्जिश की और फिर मुझे घूर कर बोला, जो लड़का तुमसे टकरा कर फरार हो गया है उसका नाम क्या है? मैं पूरी तरह उसका चेहरा नहीं देख सका और मैंने बहाना तराशने की कोशिश की। क्या वो इसी कॉलेज का कोई तालिब इल्म था? जी मैं यकीन से नहीं कह सकता। क्या तुम शराफत की ज़ुबान नहीं समझोगे? और सब इंस्पेक्टर के तेवर बदलने लगे। आप यकीन करें जनाब। बकवास बंद करो। सब इंस्पेक्टर मेरा जवाब सुनकर गरजा और फिर उसके इशारे पर 4 हट्टे कट्टे पुलिस वाले मुझे अपने नरगे में लेकर सदर दरवाजे के तिमत धक्का देने लगे। मैं सच बोल रहा हूँ जनाब, मैंने एहतजाज किया, और मैं एक गरीब तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक किसी तंजीम या जमात से नहीं। इस बार मेरे जवाब पर मुझे जिन गंदी और गलीज गालियों से नवाजा गया वो आज भी मेरे ज़हन में महफूज है। मेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं था और मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। मेरे जहन में तेज़ आंधियों के गर्म गर्म झक्कर चल रहे थे और वो मुझे बेदर्दी से घसीटते हुए सदर दरवाजे के करीब खड़ी पुलिस वैन तक ले गए। वहाँ तमाशाइयों का अच्छा खासा हजूम था और कॉलेज का प्रिंसिपल और कुछ वो दूसरे उस्ताद भी मौजूद थे। और प्रिंसिपल की निगाह मुझ पर पड़ी तो वो चौंके बगैर न रह सका। तेरी से करीब आकर सब इंस्पेक्टर से बोला, ये रशीद अहमद और ये तो हमारे कॉलेज का सबसे होनहार तालिब इल्म है और मैं इसकी निसाबी सरगर्मियों से बखूबी वाकिफ़ हूँ। इसका किरदार हमेशा बेदाग रहा है और ये किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकता। ये आपका ख्याल है, लेकिन हमने इसे रंगे हाथों मां सबूत के पकड़ा है। सब इंस्पेक्टर ने सपाट लहजे में कहा और फिर उसके हुक्म पर बैग की अशिया दोबारा बाहर निकाली गई तो प्रिंसिपल के अलावा देगर उस्तासा की आंखें भी फरते हैरत से खुली की खुली रह गईं। रशीद अहमद और प्रिंसिपल ने मुझे मुखातब किया, और ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? मैं कसम खाता हूँ सर। और मैंने बड़ी हसरत भरी आवाज़ में प्रिंसिपल को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की। इस बैग से मेरा कोई तलक नहीं, और फिर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मेरी ज़ुबान पर एक बार फिर शबीर का नाम आते आते रह गया और मेरे गिर्द पुलिस और तलबा का हजूम था। उसमें से कुछ ऐसे तलबा भी शामिल थे और जिनका तलक उसी तंजीम से था और शबीर जिसका अहदेदार था। ज़ुबान खोलने की सूरत में उनके अताब का निशाना बन सकता था और उनके दराज हाथ समुंदर की तह में डूब जाने के बाद भी मेरी शह रग तक पहुंच सकते थे। मैं हालात के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ गया और मेरे लिए अब लबे कुशाई मुनासिब नहीं थी। तो मुझे बैग के मालिक का नाम बता दो। और प्रिंसिपल ने हमदर्दी का इज़हार किया। मैं तुम्हें अपनी ज़मानत पर रिहा करा सकता हूँ। वो मुझसे टकरा कर भाग निकला था सर, और मैंने एक आखिरी कोशिश की और मैं उसकी शक्ल में नहीं देख सका। थाने पहुंचकर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और सब इंस्पेक्टर ने झिल्ला कर कहा और फिर प्रिंसिपल से बोला, आप नहीं जानते सर, ये जो दहशत गर्दी की तालीम हासिल कर रहे हैं उसने उनको बड़ा ढीठ और सख्त जान बना दिया है और ये मोहब्बत और शराफत की ज़बान नहीं समझते। कत्लो गारतगरी और इनके लिए खेल तमाशा बन गया है और ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तकरीबी सरगर्मियों ने उनके ज़ाहिर बातन के फ़र्क को भी मिटा दिया है और अब ये लातों के भूत बन चुके हैं और बातें इन पर कोई असर नहीं करती। मेरे अंदर अजीब सी कश्मकश थी और मेरा माजी मेरे वजूद के हाथे में गर्दिश कर रहा था और एक वालिद के सिवाय दुनिया में मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं था। उसने मेहनत मजदूरी करके मुझे तालीम दिलवाई थी और अपनी तमाम जमा पूंजी गिरवी रखकर उसने
اس امید پر مجھے ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرنے کی خاطر شہر بھیجا تھا کہ جب میں کامیابی کے مدارج طے کر کے ڈاکٹر بن جاؤں تو وہ فخر سے اپنا سر بلندی کر سکے۔ میں نے باپ کی خواہش کو پایا تکمیل پہنچانے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا تھا اور دن رات محنت کی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کی خاطر ٹیوشن بھی کرتا تھا اور باپ کی دعائیں میرے ساتھ تھی۔ اس لیے قدرت بھی میری مدد کر رہی تھی اور میں خدا کے فضل و کرم سے ہر سال فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا رہا اور زندگی اپنے ڈگر پر رواں دواں تھی کہ اچانک ایک بھونچال آ گیا۔ میری تعلیم مکمل ہونے میں صرف 2 سال باقی تھے اور میری منزل قریب آ رہی تھی۔ مستقبل کی خوشیاں میرے وجود کے اندر کسمسانے لگیں اور میرے خواب شرمندہ تعبیر ہونے والے تھے۔ میڈیکل کالج کے تمام طالب علم اور اساتذہ مجھے محبت کی نظروں سے دیکھتے اور پرنسپل نے میری نصابی سرگرمیوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر میرے لیے وظیفہ منظور کر دیا تھا۔ میں نے طے کر رکھا تھا کہ ڈاکٹر بننے کے بعد دکھی، مظلوم اور غریب لوگوں کا مفت علاج کروں گا اور بنی نوع انسان کی خدمت اور چارہ گری میں کوئی دقیقہ فروز گزاشت نہیں کروں گا۔ اپنے بوڑھے باپ کو فرش کی پستیوں سے نکال کر عرش کی اور ان بلندیوں تک لے جاؤں گا اور جس کی خاطر اس نے اپنے گاڑے پسینے کی تمام جمع پونجی داؤ پر لگا کر مستقبل کی حسین خواب دیکھے تھے۔ لیکن مخالف سمت سے آنے والے کی ایک ہی پتھر نے ہمارے شیشے کے تاج محل کو چکنا چور کر دیا اور اس کی کرچیاں مجھے لہولہان کر رہی تھیں۔ میں اپنے ہی جیسے جیتے جاگتے انسانوں کے ہجوم کے درمیان تماشا بنا کھڑا تھا اور وہ چہرے جو کل تک اپنے آپ سے نظر آتے تھے اس وقت بڑے اجنبی اور لا تعلق دکھائی دے رہے تھے اور مجھے حالات کی ستم ظریفی پر ہنسی آ گئی۔ اندھیرے اتنی برق رفتاری سے میری جانب لپکے تھے کہ خود میرا اپنا سایہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ کس وچار میں گم ہو پتر، اور ابھی وقت ہے، سچ اگل دو تو بچ جاؤ گے، ورنہ حوالات کی سیر کرنی ہوگی۔ اور سب انسپیکٹر کی سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرے خیالات کا شرادہ بکھر گیا اور وہ بڑی رونق سے کہہ رہا تھا، کیوں اپنی اچھی بلی کھال کے دشمن ہو رہے ہو، اور ایک بار پرچی کٹ گئی تو ہمیشہ کے لیے مجرموں کی فہرست میں شمار کیا جاؤ گے۔ میں نے باری باری پرنسپل اور اساتذہ اور پھر ہجوم کی جانب دیکھا اور مخالف تنظیم کے لڑکوں کی نگاہیں میرے چہرے پر گڑی تھیں اور میں نے ان سے نظریں پھیر لیں اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میں نے خود کو سچ اگل دینے کی خاطر اکسانے کی کوشش کی، لیکن میری بنیادی کمزوری اور شرافت میرے آڑے آ گئی اور موت کا خوف مجھے ہراساں کرنے لگا۔ میں کمزور تھا اور اسی لیے طاقت سے ٹکرانے سے گھبرا رہا تھا، یا پھر وہ میری بزدلی تھی جس نے مجھے زبان بند رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ کاش میں نے اس وقت بے جگری کا مظاہرہ کیا ہوتا اور شاید ان اندھیروں اور تاریکیوں میں نہ بھٹک رہا ہوتا، اور جس کی اذیت ناک داستان سنانے کی خاطر میں نے آج قلم اٹھایا ہے، مگر کاتب تقدیر کو شاید یہی منظور تھا، اور قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ میری مسلسل خاموشی نے قانون کے ہاتھ دراز کر دیے اور سب انسپیکٹر نے کچھ دیر بمشکل ضبط سے کام لیا اور پھر اس کے اشارے پر پولیس والوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے مجھے بھی زبردستی اس گاڑی میں ٹھوس دیا جس میں 25-30 طلبہ پہلے سے موجود تھے۔ مجھے اس بھیڑ بھاڑ میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا اور میں اس ماحول کا عادی نہیں تھا، لیکن اسے فرار حاصل کرنا میرے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ ہماری منزل ایک نہیں ثابت ہوئی اور طلبہ اور مشتبہ افراد کی نفری زیادہ تھی اور اس لیے زبان مویشیوں کی طرح الگ الگ باڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ مجھے جس تھانے میں رکھا گیا وہاں میرے ساتھ میرا ایک سینئر طالب علم بھی موجود تھا اور ہم اس وقت تک چونکا باقاعدہ مجرم نہیں سمجھے جا رہے تھے، اس لیے ہمیں مستند مجرموں سے الگ تھلگ ایک علیحدہ حوالات میں رکھا گیا جہاں وہ مسئلہ کانسٹیبل نگرانی پر پوری طرح چوکس نظر آ رہے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے عقل مندی سے کام لیا۔ اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دوسرے طالب علم نے مجھ سے سرگوشی کی، شبیر کا نام زبان تک لانے کے بعد تم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے تھے۔ تم، اور میں نے اسے پوری توجہ سے دیکھا۔ میرا نام غفور راجپوت ہے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، اور میرا تعلق بھی اسی تنظیم سے ہے اور جس کا ایک رکن شبیر بھی ہے۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، 2-4 روز پولیس ہمیں بطور مہمان رکھے گی اور پھر باعزت طور پر رہا کر دے گی۔ جن بڑے لوگوں سے ہمارا تعلق ہے اور پولیس بھی ان کے حکم سے باہر نہیں۔ ضابطے کی کارروائی دنیا دکھاوے کی خاطر عمل میں لائی جاتی ہے اور نورا کشتی سمجھ لو۔ تمہاری اور بات ہے، لیکن
اور میرے نام کے ساتھ وہ چرمی بیگ بھی نتھی کر دیا گیا ہے اور جس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور میں ہونٹ چبا کر بولا، تم چاہو تو وہ بیگ تمہارے کھاتے سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اور میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس نے دبی زبان میں کہا، اور ہماری تنظیم کو تم جیسے ہونہار طالب علموں کی ضرورت بھی ہے۔ سوچ لو اور ساری زندگی عیش کرو گے۔ اور بیگ سے برآمد ہونے والے آتشی اسلحے کا کیا ہوگا؟ میں نے وضاحت چاہی۔ اس کی فکر مت کرو، اور وہ بیگ اصل مجرم کے نام چڑھا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اور میں نے چونک کر پوچھا۔ کیا تنظیم میں میرے شامل ہونے کے بعد شبیر اپنے جرم کا اعتراف غلط سمجھے؟ اور غفور راجپوت نے تیزی سے کہا، اور پولیس کے پاس ایسے مجرموں کی کوئی کمی نہیں، اور جن کے نام پر وہ کیس بھی درج کروائے جاتے ہیں اور جن کا تعلق ان کے فرشتوں کی ذات سے بھی نہیں ہوتا، اور کوئی اس دھاندلی پر احتجاج نہیں کرتا۔ اور میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ جو اصل مجرم ہوتے ہیں وہ بھی شرافت سے ایسے جرم کا اقبال نہیں کرتے، اور وہ بھی احتجاجی ہتھ کنڈے اختیار کر کے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اب قانون کی نظروں میں احتجاج کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ فیصلہ ہمیشہ اسی کے حق میں ہوتا ہے، اور جس کی سمت انصاف کے ترازو کا پلڑا جھک جائے اس کے لیے اوزان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہماری تنظیم کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور اس وقت اس کی باتوں کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا، اور میں سچائی کی راہ کا مسافر تھا۔ میں نے حق کا علم بلند کرنے کی ٹھان لی، اور میرا ضمیر میں اس وقت زندگی کی حرارت باقی تھی۔ اس لیے میں نے غفور راجپوت کی پیشکش قبول نہیں کی، اور میں بے قصور تھا اور مجھ سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا تھا۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ قدرت میری مدد ضرور کرے گی۔ غفور راجپوت میرا انکار سن کر عجیب انداز میں مسکرایا، اور پھر اس نے مجھ سے مزید گفتگو نہیں کی۔ میں نے بھی اپنی توجہ دوسری جانب مبذول کر لی، اور کچھ وقت خاموشی سے گزر گیا، اور پھر وہی سب انسپکٹر آ گیا جس نے مجھے حراست میں لیا تھا۔ اب تمہارا کیا بیان ہے؟ اور اس نے خشک اور سپاٹ آواز میں سوال کیا۔ کیا اب بھی تمہیں بیگ والے کا نام یاد نہیں؟ جب میں نے سرے سے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی تو اس کا نام کس طرح جان سکتا ہوں؟ اور میں اپنے سابقہ بیان پر ڈٹا رہا۔ ایک آخری بار اور غور کر لو میری جان کے ٹکڑے۔ اور وہ بازاری انداز میں مسکرایا۔ تمہاری نرم کھال پولیس کے ڈرائنگ روم ٹریٹمنٹ کو برداشت نہیں کر سکے گی، اور ہمارے پاس زبان کھلوانے کی خاطر بے شمار مجرب اور آزمودہ نسخے موجود ہیں۔ آپ مجھ سے کیا گلوانا چاہتے ہیں؟ اور میں بسی سے پوچھا۔ وہی جو تم نے نہیں دیکھا۔ اور سب انسپکٹر نے معنی خیز انداز میں سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ اور میں اس کے جملے کی ساخت پر پریشان ہو گیا۔ مطلب بہت صاف ہے، وہ سرسراتی آواز میں بولا۔ تم کاظم پاشا کے نام سے ضرور واقف ہوگے۔ جی، میں چونکا۔ اس نے مجھے پیار سے سمجھایا، اور تمہیں صرف اتنا بیان دینا ہے کہ جو لڑکا تمہارے پاس بیگ رکھ کر بھاگا تھا وہ کاظم پاشا کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا، سچ تم بھی نہیں بول رہے ہو؟ اور سب انسپکٹر گڑایا۔ اور اگر تم نے سچ کہا بھی تو ہم اس پر یقین نہیں کریں گے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ چرمی بیگ؟ آہستہ بولو بھولے بادشاہ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اور وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبی زبان میں بولا، تم جس کا نام چھپانے کی کوشش کر رہے ہو ہم نے جان بوجھ کر اسے فرار ہونے کا موقع فراہم کیا تھا۔ تم ہماری بات مان لو، اور ہم پھانسی کا پھندا تمہارے گلے سے اتار کر کاظم پاشا کی گردن میں فٹ کر دیں گے۔ تم دودھ کی مکھی کی طرح کیس سے نکل جاؤ گے۔ سب انسپکٹر کی بات سن کر میں ششدر رہ گیا، اور وہ شبیر کی حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود اسے قانونی تحفظ دینے کا خواہشمند تھا۔ آخر کیوں؟ اور کاظم پاشا نہ کردہ گناہوں میں کس مقدمے میں ملوث کیا جا رہا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ پولیس سب انسپکٹر قانون کا ذمہ دار نمائندہ ہونے کے باوجود سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے پر کیوں تلا بیٹھا تھا؟ کیا وہ قانون کی وردی پہن کر بھی کسی تنظیم کے جرائم کی پشت پرائی کرنے پر مجبور تھا؟ آخر کیوں؟ کیا وہ بھی میری طرح موت سے خوفزدہ تھا، یا بکاؤ مال کی طرح کسی کے ہاتھوں میں فروخت ہو چکا تھا؟ اور میرے ذہن میں مختلف سوالات گڈ مڈ ہونے لگے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب انسپکٹر کو دیکھتا رہا، اور جو اپنی خوبصورت اور پروقار وردی میں اب بڑا مکروہ نظر آ رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں کاظم پاشا کا تصور ابھرا، اور مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ وہ بھی ایک تنظیم کا نمائندہ تھا، لیکن گولیوں اور بندوقوں کے زور پر سیاست چمکانے کی بجائے وہ انسانیت کی بقا اور مذہب کے پھیلاؤ کی خاطر جہاد میں مصروف تھا۔ کئی بار مخالف گروہ کے افراد اس پر قاتلانہ حملہ کر چکے تھے، لیکن ہر بار اس کی کوئی نیکی کام آ گئی تھی۔
मुखालफ तंजीमों के सरबराह वो लोगों उनसे मुंह मांगे दामों के अवध खरीदने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर वह किसी आहनी चट्टान की मानद अपने असूलों पर डटा हुआ था और उसे यकीन था कि मौत बरहक है। इसलिए उसने उसे कभी मौत से खौफजदा होकर अपनी बुज़दिली का सबूत नहीं दिया था। काज़म पाशा की आज़ादी दूसरे तंजीम की राह में रुकावट साबित हो रही थी और काज़म पाशा की बातों में जादू था। तलबा की कसीर तादाद उसके जलसों में शरीक होकर उसकी बातों को बहुत गौर से सुनती थी। शायद इसीलिए दुश्मन उसके उजले दामन को दागदार करने के लिए कोशां थे, उसे हर कीमत पर रास्ते से हटाने के ख्वाहिशमंद। और मेरे जहन की गिरहें खुलने लगीं। सब इंस्पेक्टर यकीनन दूसरी पार्टी की ताकत का अंदाज़ा लगाने के बाद अपनी वफादारियां फरोख्त कर चुका था और अब वह मेरे बयान की रोशनी में काज़म पाशा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के ख्वाब देख रहा था। मेरे ज़हन को उस मनफी सोच से धचका लगा और मेरी निगाहों में उसके लिए नफरत और हकारत का जज्बा बेदार होने लगा। किस सोच में घर को मेरी जान और मेरे करीब आकर बोला, और मेरी बात मान लो, बड़े फायदे में रहोगे। सॉरी सब इंस्पेक्टर, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, और मैं किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई तहरीरी बयान देने को तैयार नहीं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। और उसने मुझे तेज नजरों से घूरा। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूं और मैंने सपाट आवाज में कहा, और फैसला तो अब तुम्हें करना है। मेरे जवाब ने उसे चौंका दिया और शायद उसे मुझसे इतने खरे जवाब की तवक्का न थी, और उसकी आंखों से हकारत के शोले उबलने लगे। उसकी कैफियत किसी ऐसे आदमखोर से मुख्तलिफ नहीं थी जो अपने चुंगल में फंसे हुए किसी मासूम और बेबस जानवर को बदतरीन हालात से दो चार करके लुकमा अजल बनाने के तरीके पर गौर कर रहा हो। काफ़ी देर तक वह मुझे मुख्तलिफ जावियों से देखता रहा और फिर उसने दो हट्टे कट्टे सिपाहियों को बुलाकर कहा, ये मौसूफ तुम्हारे मेहमान है और इनको बड़ी इज्जत और एहतराम से ले जाओ। इस बात का ख्याल रहे कि इनकी खातर तवादा में कोई कमी बाकी न रह जाए। और उसके बाद वही हुआ जो ऐसे मौक़ों पर होता चला आ रहा है। दोनों सिपाही मुझे डंडा डोली करके एक कमरे में ले गए और जो गालबन मुजरिमों की अज़ियतें पहुंचाने के लिए मखसूस था, वहां उन दोनों सिपाहियों ने जिस बेदर्दी से मुझे जोतकूब किया और जिस अंदाज में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, जिन नाजेबा और हौलनाक तरीक़ों को मेरे जिस्म के नाज़ुक हिस्सों पर आजमाया गया, और उसकी तफसील बयान से कासर है। वो मुझे मगलजात गालियाँ सुना रहे थे और मुझे अज़ियतें पहुँचाने में उन्हें खुशी महसूस हो रही थी। मैं दर्दो कर्ब से बिलबिलाकर चीखता तो वह बेतहाशा कहके लगाने लगते और फिर उनके घोंसों, लातों और थप्पड़ों में और शिद्दत पैदा हो जाती। जलते हुए सिगरेट से मुझे दागते तो हल्क फाड़ कर चिल्लाने लगता और फिर मेरी कुव्वते बर्दाश्त जवाब देने लगी। मैं बेहोशी से दो चार होकर आर्जी तौर पर सकून हो गया और एक हफ्ते तक मुझ पर शब रोज़ तशद्दुद होता रहा, और फिर थक हार कर उन्होंने मुझे अदालत के रूबरू एक ख़तरनाक मुजरिम की हैसियत से पेश कर दिया। मेरे खिलाफ झूठी गवाही गुजारी गई और मेरी ज़ात के ही ऐसे कत्लो गारतगरी के पुराने हादसा को मेरी ज़ात से मंसूब कर दिया गया, और जो ना जाने कब से पुलिस के सर्द खाने में पड़े थे और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जजों और मजिस्ट्रेटों ने मेरे जराइम की तफसील को गौर से सुना। पुलिस और मुख्तलिफ महकमों की रिपोर्टें तलब की गई, गवाहों से जिरा का सिलसिला चलता रहा और ज़रूरी कागजात की छानबीन की गई। शहादतों को परखा गया और फिर मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, और ये सब एक तरफा कार्रवाई थी। मैंने किसी वकील की खिदमत हासिल करने से भी इनकार कर दिया। मुझे मालूम था कि एक पूरे गिरोह के खिलाफ मुझ अकेले और बेयारो मददगार शख्स की कोई हकीकत नहीं, और मैंने अपनी ज़ुबान बंद कर ली। चुनाचा मेरी खामोशी को भी मेरे खिलाफ एक अहम सबूत समझा गया और आखिरकार बगैर किसी जुर्म की पादाश में 3 साल कैदे मामशक्कत का हुक्म सुना दिया गया। मेरे माजी की दर्दनाक दास्तान बहुत तवील है और इन ज़्यादतियों का कोई तदराक मुमकिन नहीं, इसलिए मैं उसे दोहराना भी नहीं चाहता। मैं मजबूर था और इसलिए मैंने हालात से समझौता कर लिया। शायद यही वजह थी कि मैं जेल और फिर हवालात की सख्तियाँ और सऊबतें भुगतते जुल्म बर्दाश्त करने का आदी हो चुका था, या यूँ समझ लें कि मेरी गैरत का जनाजा उठ चुका था। एक तनहा शख्स किसी बाज़ाब्ता और ताकतवर जुराम पेशा टोले के मुकाबले में क्या कर सकता था। चुनाचा मैंने मोहर बलब रहने में ही आफियत समझी। अलबत्ता जिस दिन मुझे सज़ा सुनाई गई उस रोज़ मैंने फादर जज को बड़ी तशक्कराना नज़रों से देखा था, और शायद इसलिए कि उसके फैसले ने मुझे एक करबे मुसलसल से निजात दिला दी थी। मैं सर झुकाकर खामोशी से अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतने की खातर चला गया।
मुझे उम्मीद थी कि रफ्ता रफ्ता मैं हर बात का आदी होकर अज़ियतों से छुटकारा हासिल कर लूँगा, लेकिन 2 माह के बाद फिर मुझे एक सानहे से 2-4 होना पड़ा। उस रोज़ मैं आहनी सलाखों के पीछे संगलाख ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए बैठा अपने रोज़ो शब का हिसाब कर रहा था, जब एक सिपाही ने सलाखों के करीब आकर बड़ी करखत और नफरत भरी आवाज़ में मुखातब किया, कैदी नंबर 221, तेरी मुलाकात आई। और मुझे अपनी कुव्वत समात पर शुबा हुआ कौन था जो मुझसे मिलने आ सकता है। और मैंने सोचा, और फिर जब मुलाकातियों वाले कमरे में जाकर आने वाले की शक्ल देखी तो दिल थाम कर रह गया। वो मेरा बूढ़ा बाप था, और जिसने मुझ बदनसीब को अपनी ज़िंदगी का सहारा समझा था, और मेरे कर्म फरमाओं ने शायद इस गरीब तक भी मेरी बर्बादी की रूदात पहुंचा दी थी। वो बड़ी देर मुझे फटी फटी हसरत भरी नज़रों से घूरता रहा, और फिर रुंधी हुई आवाज़ में बोला, ये क्या हो गया शीदे, ये क्या कर दिया तूने, और मेरी सारी मेहनतों अकारत कर दी तूने, पानी फेर दिया। मैं उसके इस्तफसार पर तड़प कर रह गया, और मेरे पास अपनी सफाई में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन अब उसका वक़्त गुजर चुका था। मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए और गमनाक नज़र से लागर बाप के मुतजलजल वजूद को देखता रहा। क्या दे शीदे के ये सब झूठ है। वो रोने लगा, तूने कोई जुर्म नहीं किया तो बेकसूर है। मैंने जवाब में अपने होंठों को और सख्ती से भींच लिया। तू चुप क्यों है शीदे, और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता। और उसने मुझे घूरते हुए सवाल किया। शायद मेरी खामोशी उसे गिरां गुजर रही थी, और शायद मेरे चुप रहने से वो भी मेरी तरफ से मशकूक होने लगा। यहाँ इन सलाखों के पीछे बेगुनाह नहीं, सिर्फ मुजरम आते हैं। और मैंने सर्द आह बाकर आहिस्ता से कहा, क्या, और उसका मुंह खुले का खुला रह गया। हैरत से बोला, क्या कह रहे हैं शीदे, और क्या तू अपने जुर्म का इकरार कर रहा है। अब इनकार करने से हासिल भी क्या होगा। और मैं तड़प कर रह गया। फिर तू मेरे लिए मर चुका है। और वो दीवानों की तरह चीखता हुआ जंगले से 2 कदम पीछे हट गया, और मेरे जवाब ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसके ख्वाब यकलख चकनाचूर हो गए, और गम की शिद्दत ने अचानक उसके ज़हन को भी मुतासर कर दिया था। वो दीवानों की तरह दूर खड़ा मुझे देखता रहा, और फिर हकारत से बोला, तू मेरा शीदा नहीं, वो मर चुका है। बाबा, मेरा शीदा मर चुका है। और मेरा बूढ़ा बाप इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका, और दीवानों की तरह चीख रहा था। शायद उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका था, और मैं सलाखों के पीछे खड़ा सब कुछ देखता रहा। और फिर एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसे गिरेबान से पकड़ा, और बड़ी बेरहमी से घसीटता हुआ बाहर ले गया। मैं उसकी कोई मदद ना कर सका, और खामोशी से साथ झुकाए दोबारा अपनी काल कोठरी में चला गया। उस वाक़े के 1 हफ्ते के बाद मेरे एक वाकिफ कार ने इतला दी थी कि मेरा बाप सड़क अबूर करते हुए कार की लपेट में आकर दुनिया के हंगामों से हमेशा के लिए बेनियाज हो गया। और उस रोज़ मैं पहली बार अपनी बदनसीबी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रो दिया था, लेकिन इन आंसुओं को पूछने वाला कोई नहीं था। 2 साल की कैद बामुशक्कत ने मुझे खासा सख्त जान बना दिया, और उस मुद्दत में मैंने बहुत से हुनर सीख लिए। जिन लोगों ने जेल के अंदर की ज़िंदगी को गौर से नहीं देखा, वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अपने ज़ाती मुशाहदे और तजर्बों के सबब कुछ बड़े वसूख से तहरीर कर रहा हूँ। जहाँ एक मुजरम को कैद करके उसके किए की सज़ा दी जाती है, वही हालात के पेश नज़र उसके लिए किसी जुर्म साज फैक्ट्री का काम भी अंजाम देती है। अपनी सज़ा काट कर जब वो बाहर आता है तो पहले के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा जुर्म पेशा बन जाता है, और इससे कि जेल के अंदर उसे चोरी, डाका जनी, कत्ल गारतगरी और दहशत गर्दी के अलावा भी जुर्म से मुतल्लक हर शूबे की वो तरबियत हासिल हो जाती है जो उसे आज़ाद माहौल में मैसर नहीं आती। जिस तरह किसी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे शोबे मुख्तलिफ मौज़ूआत की तालीम देते हैं, उसी तरह जेल की दुनिया में भी हर फ़न के माहर और तजर्बाकार उस्ताद होते हैं जो अपना जहर दूसरों के अंदर मुंतकिल करने की खातिर मुफ्त खदमात अंजाम देते हैं। ख़ास तौर पर वो कैदी जो अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे होते हैं, बहुत जल्द इंतकाम और बगावत की राह अख्तियार कर लेते हैं। इंतकाम का जज्बा उनके अंदर छुपे हुए शैतान को झंझोड़ कर बेदाग कर देता है, और फिर वो अपने साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी का बदला दूसरों से लेते हैं, और ये सिलसिला ता देर तक कायम रहता है। और मेरे साथ भी यही हुआ, और मैं कुछ अरसे तक जुर्म और तशद्दुद के माहौल से बच बचा कर कदम उठाता रहा, लेकिन माहौल में परवरिश पाने वाले हट्टे कट्टे जरासूमों ने मुझे ज़्यादा दिनों साबित कदम नहीं रहने दिया। मुझे जेल की जिस बैरक में रखा गया था, वहाँ मुकर्रर से ज़्यादा तादाद में कैदियों को ठोंस दिया गया था। चुनाचा सकून का एक सांस लेने की खातिर भी हर फर्द को हस्बे इस्तिताअत
धींगा मुश्ती से अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो अपने लिए ज्यादा जगह बना लेता है और दूसरों पर हुक्म भी चलाता है। कमजोर कैदी सिमट सिमटाकर गुजर करने पर मजबूर थे और मैं बुनियादी तौर पर शरीफ था, अमन पसंद था। इसलिए 4-6 माह तक सब्र शुक्र से किसी न किसी तरह तंगी तलशी में गुजारा करता रहा। मगर एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होकर छलक पड़ा। हमारी बैरक में खतरनाक आदि मुजरम शेरा भी कैद था और वह पहले भी मुतअद्दिद बार जेल आ चुका था। इसलिए नए कादियों के मुकाबले में वो कहीं ज्यादा तजर्बाकार था और उसके कुछ चेले और गुदगे भी उसके साथ थे जो शब और रोज उसकी खिदमत में मसरूफ रहते और दूसरों को शेरा की बर्तरी का एहसास दिलाकर खौफजदा करते रहते। और यूं भी शेरा की भारी भरकम और दहशतनाक शख्सियत ही इतनी काफ़ी थी कि कोई उससे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके चेहरे के मुतअद्दिद गहरे जख्म इस बात की तर्जमानी करते थे कि वो किस कनाडे का बदमाश है और उसकी आवाज़ में खतरनाक बादलों जैसी घन गर्ज मौजूद थी। लोगों के बयान के मुताबिक शेरा के लिए मौत और ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं और कहने को तो वो भी कैद बामशक्कत की सज़ा पूरी कर रहा था, लेकिन उसने कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। दिन भर टांग बिसारे आराम से बैठा दूसरों से खिदमत कराता रहता और उसके चेले ज़रा सी बात को तूल देने के आदी थे। दिन भर दूसरों को तंग करना, खुद साख्त और गंदी गंदी गालियों से नवाजना उनका महबूब मशगला था। बेहुदा और शर्मनाक लतीफ़े सुनाना और उस पर पागलों की तरह गले फाड़ फाड़ कर कहका लगाना उनका रोज़मर्रा का मामूल था। ड्यूटी पर मामूर संतरी से लेकर ऊपर तक के बेशतर अफसरों की खर्ची बंधी हुई थी और इसलिए वो शेरा और उसके साथियों की तरफ से आंखें बंद ही रखते। शेरा में जहां लातादाद बुराइयां थी वहां कुछ खूबियां भी थी। वो बिला वजह किसी को जलील करने या गाली गिरफ्तार का आदी नहीं था और बहादुरों की इज्जत करता और शरीफों का रास्ता काटने से हमेशा गुरेज करता। हर शख्स की तरह शेरा ने भी अपने लिए कुछ ज़रूरी असूल बना रखे थे और जिन पर वह सख्ती से अमल करने का आदी था। मैं यहाँ शेरा का जिक्र तफसील से बेतौर ख़ास इसलिए कर रहा हूँ कि जेल में उसी ने मुझे ताकत का वो नायाब और अनमोल नुस्खा घोल कर पिला दिया था जो मेरे लिए हमेशा कारआमदी साबित होता रहा। जुराइम की दुनिया में वही मेरा पहला उस्ताद था और जिसने घनौनी दुनिया में खुलकर आज़ादी और इत्मीनान का सांस लेने का गुर सिखाया। इन तमाम दाव पेड़ से आगाह किया जो मुखालिफ को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते और ख़ास तौर पर उसने मुझे चाकू जनी के फ़न में ताक कर दिया। अच्छा आतशी असलह का इस्तेमाल वो शादो नादर ही करता और वो अपने दुश्मनों को अज़ियतें देकर लम्हा सिसक कर मरते देकर खुश होने का आदी था। शेरा और मेरी दोस्ती का किस्सा खासा दिलचस्प और सनसीखेज है। मुझे शेरा वाली बैरक में मुंतकिल हुए तकरीबन 2 माह हो चुके थे और इस वक्त तक मैंने अपने मुस्तकबल के बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं किया था। इसलिए मैं बिला चूंच राज शेरा और उसके साथियों की बर्तरी को सर झुकाकर तस्लीम करता रहा। लेकिन एक दिन हालात ने कुछ ऐसी सूरत इख्तियार कर ली कि मैं खामोश न रह सका। शेरा के खास बंदे खान दिलावर ने, जिसने उस रोज़ खांसी चढ़ा रखी थी, ना जाने क्यों तरंग में आकर मुझे परेशान करने की ठान ली। उस रोज़ मैं दिन भर की बेगार टालने के बाद बैरक में वापस आकर बैठा ही था कि खान दिलावर ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों के ताव देते हुए कहा, शहजादे, और ये तू हर वक्त लगाइयों की तरह बदन समेटे अलग थलग क्यों दुबका रहता है और कहीं तेरी जिनस तो तब्दील नहीं हो गई। मैंने खान दिलावर को घूर कर देखा और उसके साथी जिनस तब्दील होने वाली बात सुनकर कहका लगाने लगे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अबे ये बांके चित्तों के तीर चलाने कहाँ से सीख लिए? और खान दिलावर ने बड़े बाजारी अंदाज में किसी पेशावर आशिक की तरह सीने पर हाथ मारकर कहा, कसम ऊंचे झंडे वाले पीर की, अगर तू औरत होता तो पूरे का पूरा मोहल्ला तबाह कर देता और एक साथ 10-12 जनाजे उठते। खान दिलावर के साथी हंसते रहे और वह बेबाक होने लगा, उल फुल बकता रहा और मैं उसकी बातों को तरा देता रहा। मुझे मार पीट, हाथापाई और लड़ाई झगड़े का कोई अमली तजर्बा नहीं था, जबकि खान दिलावर को शेरा का दस्ते रास्त होने का एजाज़ हासिल था। उसके दूसरे साथी भी वहाँ मौजूद थे। मुझे डर था कि अगर मैंने कोई एहतजाज किया तो वह सारे के सारे शहद की मक्खियों की तरह मुझ पर हल्ला बोल देंगे और मुझे ये भी इल्म था कि ड्यूटी पर तैनात जेल का अमला भी लगी बंदी आमदनी की वजह से शेरा और उसके साथियों की पुश्त पनाही करते थे।
शेरा को इसी वजह से जेल की हदूद के अंदर भी वो तमाम जायज़ और नाजायज़ अशिया एक माकूल मुआवजे के इवज़ फराहम कर दी जाती थी जो बाज़ारों में मुश्किल से दस्तयाब होती, और इन्हीं मराहत ने शेरा और उसके गुर्गों को खुली छुट्टी दे रखी थी। वो सीना तान कर दंदनाते फिरते और उन्हें कोई रोकने या टोकने वाला नहीं था। अलबत्ता जब ऊपर से कोई इंस्पेक्शन टीम जेल का राउंड लगाने आती तो शेरा और उसके साथी जेलर और देगर अमले की बेहद इसरार पर वक्ती तौर पर अपनी कैंचली बदल दिया करते थे। एक बात तो बता प्यारे, और खान दिलावर ने एक घूंट हलक के नीचे उतारने के बाद बड़े बेहुदा अंदाज में कहा, ये तो गलती से जेल की कोठरी में कैसे आ गया, और अभी तो तेरा जोबन भी नहीं डला और तुझे किसी मालदार और शौकीन आदमी की कोठी में उसके नरम गरम बिस्तर पर होना चाहिए था। और शेरा के साथियों ने कहका लगाया तो मैं चुप न रह सका। खान दिलावर, क्या तुम शराफत से बाज नहीं आओगे? और ना चाहने के बावजूद वो जुमला मेरी जुबान से सिर गया और शायद मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। खान दिलावर ने मेरे लहजे की तलखी महसूस की तो उसके तेवर यकलख्त बदल गए। उसके साथी भी मुझे टेढ़ी नज़रों से घूरने लगे और माहौल में अचानक खिंचाव की कैफियत पैदा हो गई। गैर मुतलका कैदी भी सहम कर अपनी जगह दुबक गए और मुझे अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और अब उसकी वापसी मुमकिन न थी। अभी वो नुत्फा ना तहकीक। और खान दिलावर ने बड़े गुस्से में मुझे एक गंदी गाली से नवाजते हुए कहा, और कल का छोकरा और खान दिलावर को आंखें दिखाता है। चल उठ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग, नहीं तो टांग पर टांग रखकर जिस्म से अलग कर दूंगा। क्या समझा? जुबान को लगाम दो खान दिलावर। और मैं उसकी गाली को हजम न कर सका, और मैं तुम्हें अपनी माँ और बहन की शान में गुस्ताखी करने की इजाज़त नहीं दूंगा। जवाब सुनकर खान दिलावर किसी आदमखोर चीते की तरह फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ और उसके साथ ही उसने नेफे में उड़ता हुआ रामपुरी चाकू भी निकाल कर खोल लिया और उसकी खूनख्वार आंखें मेरे वजूद पर जम कर रह गईं। उसके तेवर बेहद खतरनाक थे, लेकिन कबल इसके कि वो मुझ पर कोई बोहलक और खतरनाक वार करता, शेरा की आवाज़ गूंज उठी, नहीं खान दिलावर, नहते हरीफ पर चाकू से कारी जख्म लगाना मर्दानगी के खिलाफ है। जो हुक्म उस्ताद का। और खान दिलावर ने हाथ में दबा हुआ चाकू एक जन्म उछाल दिया और फिर मुझसे मुखातब होकर बड़ी हकारत से बोला, चल तू भी अपने कदमों पर खड़ा हो जा, वरना ये हसरत भी तेरे साथ दफन कर दूंगा। और मेरे लिए अब अपना दिफा करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था और मैं आहिस्ता से पंजे झाड़कर उठ खड़ा हुआ। जल्दी ना करना खान। और खान दिलावर के एक साथी ने हाँक लगाई, और होले होले फिटिंग फटांग करना और सुहाग रात की तरह, फिक्र ना करना। और दूसरा बोला, और हम तुम्हारे साथ हैं। अगर उसने हाथ पांव निकालने की कोशिश की तो नहीं। और शेरा ने संजीदगी से अपना फैसला सादर किया, एक को एक का मुकाबला होगा और दूसरा कोई दरमियान में नहीं आएगा, और बात खून खराबे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। खान दिलावर ने इस बात में सर हिलाते हुए दोनों हाथ फैला दिए और वो मुझे अचानक दबोच कर मारने के इरादे से आहिस्ता आहिस्ता कदमों पर दायरे की शक्ल में घूमने लगा। मैंने अपनी जगह से हरकत नहीं की, लेकिन मेरी निगाहें दुश्मन के चेहरे पर मरकूज थीं। मैं उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था और शेरा का फैसला सुन लेने के बाद मुझे कम से कम इस बात का इत्मीनान हो गया था कि खान दिलावर के साथी मुझ पर टिड्डी दिल की तरह टूटने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरे मुकाबले में खान दिलावर की पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम थी और वो ना सिर्फ हाथ पांव और डैल डोल में मुझसे बेहतर था, बल्कि उससे लड़ाई झगड़े का अमली तजर्बा भी था, और मैंने पहल करने की हमाकत नहीं की। खामोश खड़ा खान दिलावर के हमले का इंतजार करता रहा, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें मेरे इरादे को कोई दखल नहीं था, और शायद कुदरत को मेरी बेबसी पर रहम आ गया था। खान दिलावर ने दायरे के सूरत में गर्दिश करते करते अचानक की झपकी देकर मुझ पर छलांग लगाई, और मैं खुद को बचाने की खातर एक तरफ बटना चाहता था, और खान दिलावर का उल्टा हाथ ना जाने किस तरह मेरी गिरफ्त में आ गया। मैंने बिला सोचे समझे कलाबाजी खाकर दूर जाने की कोशिश की, और खान दिलावर की कलाई बदस्तूर मेरी गिरफ्त में थी। कलाबाजी खाते वक्त मेरे पूरे जिस्म का जोर उसके ऊपर पड़ा तो फिजा में हल्की सी चिट की आवाज़ उभरी, और उसके साथ ही खान दिलावर बड़ी अजियतनाक अंदाज में चीखता हुआ ज़मीन पर गिरकर लोटपोट हो गया, और गालबन उसकी कलाई की हड्डी चटक गई थी। मैं सहम कर रह गया, और जो कुछ हुआ उसमें मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था, और मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं।
मैंने बौखला कर शेरा की जन्म देखा और उसकी निगाहों में मेरे लिए इंतकाम का कोई जज्बा मौजूद नहीं था और बड़े इत्मीनान से देर दीवार से टेक लगाए बैठा मुझे यक टिक घूर रहा था। मुझे अफसोस है शेरा, और मैंने धड़कते हुए दिल से अपनी सफाई पेश की और मैंने जानबूझकर कोई दाव नहीं लगाया। हिजड़ों की तरह चीखना चिल्लाना बंद कर और शेरा ने निगाहों का जाविये बदल कर खान दिलावर को सरजश की और फिर दोबारा मुझे टिकटिकी बांधे देखने लगा। उसकी निगाहों की चुभन मुझे अपने दिल की गहराइयों में महसूस हो रही थी। मेरी बात का यकीन करो शेरा, और मैंने दोबारा उसे एतमाद में लेने की कोशिश की। मैं तुमसे गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? और उसने मेरे जुमले पर किसी तासर का इजहार किए बगैर सपाट लहजे में पूछा। रशीद अहमद, और वैसे लोग मुझे शीदे के नाम से भी पुकारते हैं। कितने साल के मेहमान बनकर यहाँ आए हो? 3 साल कैदे व मशक्कत। और मैंने संजीदगी से जवाब दिया। जुर्म क्या था? और शेरा ने बदस्तूर मेरी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। मुफलसी, गरीबी। और मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा, और मेरी गर्दन पतली थी, इसीलिए कानून ने मुझे मुजरम बना दिया और जो इल्ज़ामात मुझ पर आयद किए गए हैं उनका तसव्वुर मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं किया था। फिर शेरा के इस्तफसार पर मैंने अपनी पूरी कहानी सुना दी और वो मेरी रूदात को बगौर सुनता रहा और उसका चेहरा किसी किस्म के अंदरूनी जज्बात से यकसर आ रही था, लेकिन उसकी दूरबीन नज़रें मेरे वजूद का एक्सरा करने में मशगूल थीं। उसके साथी भी हिम्मत तनगोश थे और खान दिलावर ने शेरा की झिड़की सुनने के बाद चीखना बंद कर दिया था, मगर उसके चेहरे पर अब भी करब मौजूद था। दूसरे कैदी बदस्तूर सहमे सहमे नजर आ रहे थे और शायद वो शेरा और उसके साथियों की जनब से मेरे खिलाफ किसी जवाबी कार्रवाई से खौफजदा थे। यहाँ से वापस जाने के बाद क्या इरादा है? और शेरा ने मेरी कहानी सुनने के बाद संजीदगी से दरियाफ्त किया। मैंने अभी अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में कुछ तय नहीं किया। तय कर डालो। और शेरा ने इस बार हकारत से कहा, और नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। जख्मों को भरने की खातर नमक ही नहीं मरहम की ज़रूरत होती है, और मर्ज का इलाज ना किया जाए तो वह अंदर ही अंदर फैल कर नासूर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और अच्छे भले इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है। मैंने शेरा को गौर से देखा और उस वक़्त वो बड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा था और वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन किसी माहिर नफ्सियात की तरह भरपूर अंदाज में मुझे ज़माने की ऊंच नीच से आगाह कर रहा था। उसके हाथों में शायद कभी डॉक्टरी की किताब भी ना आई हो, मगर वो किसी माहिर और तजर्बाकार सर्जन की तरह मुआशरे में फैले हुए कैंसर की सर्जरी में पूरी इन्हमाक से बोल रहा था और मैं हैरत से उसका मुंह तकता रहा। जो मांग कर खाने के आदी होते हैं उनका पेट कभी नहीं भरता। और वह अपनी बात जारी रखते हुए बोला, झपड़ कर छीन लेने वाले ज़्यादा आसूदा हाल रहते हैं और ज़माना ऐसे लोगों को अच्छी निगाहों से नहीं देखता, लेकिन जिनको अच्छी नज़रों से देखा जाता है उनका बातन भी बड़ा मकरू और गनाना होता है। हालात की कसाफत ने अब अच्छे और बुरे की तमीज़ को मिटा दिया है और वैसे माल पर बदेसी मोर का ठप्पा मारकर उसे मंडी में खुले आम बड़े धरले से फरोख्त किया जाता है और कोई उन्हें शिनाख्त नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? इसलिए कि हम सब 2 नंबर के काम के आदी हो गए हैं और अब तो बच्चे भी खालस घी की खुशबू सूंघकर कड़वा कसीला मुंह बनाने लगते हैं और जो शख्स जितना कद आवर होता है उतना ही बड़ा फराडिया भी होता है। उजले और मैले लिबास में अब कोई फ़र्क नहीं रहा और जो लोग उजली कीमती पोशाक पहनकर कीमती और चहचहाती गाड़ियों में दंदनाते फिरते हैं और लोग उन्हें इज्जतदार समझते हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करता कोई कि उनके पास इतनी ढेर सारी दौलत कहाँ से आ गई और वह दूसरों की खुशियाँ भी खरीद लेते हैं। ऊंची ऊंची कोठरियों और हवेलियों में सिर्फ शुरफा नहीं रहते और उनमें स्मगलर भी रहते हैं और जिनके नाम की बड़ी बड़ी प्लेटें सदर दरवाजे पर जगमगाती रहती हैं और यह हमारी तहजीब के लिए मोहलक जरासीम हैं, लेकिन उनकी गिलादत चमकते सिक्कों के बोर्ड तले इतनी दब जाती है कि कोई इसे देखने की कोशिश नहीं करता। और शेरा एक लम्हे को सांस लेने को रुका और फिर उसने एक तवील सांस लेकर कहना शुरू किया, आज की दुनिया में जीना है तो ज़माने के साथ सर उठाकर चलो, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। खुद अपनी मिसाल ले लो और तुमने सच्चाई के रास्ते पर चलकर क्या कमाया? 3 साल की कैदे व मशक्कत। अगर पुलिस का कहा मान लेते तो बड़े सुखी रहते और सियासी रगड़ेबाजी तुम्हें तांते से कुंदन बना देती और तुम जेल में नहीं किसी आलीशान कोठी में आराम कर रहे होते और जिस पार्टी ने पुलिस की काली भेड़ को खरीदा था वो तुम्हारा मुंह भी करारे करारे नोटों से भरने से दरेग ना करते। तुम्हारी भी अपनी एक हैसियत होती, ऐश ही ऐश होता, लेकिन तुमने मौका से फ़ायदा नहीं उठाया। तुम ईमानदारी का सौदा करके घाटे में रहे और ईमानदारी का क्या इनाम मिला तुम्हें?
3 साल की सजा अख थू। और शेरा ने नफरत से थूक दिया और फिर थोड़े तवक्कुफ से बोला, जानते हो मेरा बाप कौन था? और वो एक मदरसे में मुअल्लिम था और कौम के बच्चों को मामार बनाने की खातिर लंबे चौड़े लेक्चर दिया करता था और बड़ी बड़ी नसीहतें करता। सिकंदर और पोरस की कहानी सुनाया करता, सकरात और बकरात के फलसफे बिखारा करता और खुद एक तंगो तारीख कमरे में रहता, लेकिन दूसरों को मोहल्लों में रहने के आदाब सिखाया करता, मजहब की तलकीन करता और अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाता। लेकिन जानते हो क्या हुआ उसके साथ? एक दिन उस पर रासपुतीन होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया और उसे एक मासूम लड़की की आबरूरेज़ी का जिम्मेदार करार दे दिया गया। वो अपनी सफाई में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया, लेकिन नाजायज़ राय से कमाई गई दौलत के उसके बरसों की कमाई हुई इज्जत और शराफत को पल भर में निकल गई। बड़ा इज्जतदार था वो मर्द कलंदर उससे पहले के कानूनों से सजा सुनाता। उसने खुद अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर छत के आंकड़े से खुद को लटका लिया। उसकी शराफत का जनाजा उठा तो उसमें गिनती के 7 आदमी थे और जिनमें मैं भी शामिल था। बाप की मौत पर मेरे अंदर भी अथल पथल शुरू हो गई और मैंने जज्बात में आकर बाप के मिशन को पूरा करने की ठान ली, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और शुरफा मेरे करीब आने से ग्रेज करते और कतरा कर और बच बचा कर इधर उधर निकल जाते। इसलिए ज़माने ने मेरी पेशानी पर एक जानी की औलाद होने का छाप लगा दी थी। मेरे पास एक वक्त की रोटी भी नहीं थी और मैं अफवाके करता रहा और हक का भूत मेरे सर पर सवार था। इसलिए मैं पेट पर पत्थर बांध कर गुजारा करता रहा, मगर मेरी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ती गई। भूख की शिद्दत ने मुझे हरा दिया और फिर एक दिन मुझे भी अगर एक शेरा मुयस्सर ना आ जाता तो शायद मैं ज़िंदगी में पर मौत को तरजीह देता। मगर अब ज़माने के साथ सीना तान कर चलता हूँ और जो लोग कल तक मेरी सूरत देखने के रवादार नहीं थे वो आज मेरी जूतियाँ चाटना भी फ़ख्र समझते हैं। बड़े बड़े सरमायादार और सियासी लीडर मेरी वफादारी खरीदने की खातिर बढ़ चढ़ कर बोलियाँ लगाते हैं और हर तरफ मेरा तोती बोलता है। यहाँ जेल भी मेरे नाम का सिक्का चलता है और संतरी से लेकर जेलर तक सब मेरी खिदमत करते हैं और वो ऐसा करने पर मजबूर हैं, शायद इसलिए कि उन्हें अपनी मुलाजमत अजीज है और मेरी हमाकतों की एक फ़ोन कॉल उनकी कुर्सी हिला सकती है। शेरा किसी मुकर्रर की तरह बेतकान बोलता रहा और उसका अंदाज सुबलगों जैसा था और उसकी बातें मेरे दिल में उतर रही थी। वो मुझे अपनी ज़िंदगी के तलख तजर्बात से आगाह करता रहा, हालात से पंजा लड़ाने के दौ पेच बताता रहा और फिर उसने अचानक कुछ सोच समझ कर मुझसे पूछा, यहाँ से रिहाई पाकर बाहर जाओगे तो बाप की जगह कौन तुम्हारे सर पर हाथ रखेगा? अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। और मैंने होंठ काटते हुए कहा, दूर परे के रिश्तेदार हैं लेकिन मैं उन पर बोझ नहीं बनूंगा। फिर पेट का ईंधन किस तरह हासिल कर सकोगे? और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सर छुपाने का कोई ठिकाना है तुम्हारे पास? नहीं, मैंने दिल महसूस कर कहा। फुटपाथ पर रात गुजारोगे तो सोते में दर ले जाओगे। और शेरा के लहजे में जहर की आमेज़श थी। एक बार आंख बंद रखने का नतीजा भुगत चुके हो और अब भी आंख ना खोली तो दोबारा ठोकर खाकर मुंह के बल गिरोगे और लहूलुहान हो जाओगे। मेरी मानो तो अब जिंदा रहने का ढंग सीख लो। उस्ताद सच कह रहा है प्यारे। और शेरा के एक साथी ने उसकी तायद की और उस्ताद का हाथ थाम लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये शराफत का ज़माना नहीं। बड़े बड़े मौलवी और पेशमाम जो दिन रात अल्लाह अल्लाह करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कानून उनकी गर्दन भी दबोच लेता है और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। अब तो कोठी से ज़्यादा कोठे पर बैठने वालों की ज़्यादा इज्जत होती है। क्या सोच रहे हो शहजादे? और शेरा ने बदस्तूर मेरे चेहरे का जायज़ा लेते हुए बड़े ठोस लहजे में कहा, शायद तुम जो कुछ कह रहे हो अब मुझे उसी पर अमल करना होगा। और मैं संभल कर बोला, और मुझे अच्छी तरह याद है अंधे कानून ने मुझे बाप की मैयत को कांधा देने की हसरत से भी महरूम कर दिया और मुझे जिन पचीदा रास्तों से अज़ियतें देकर गुजारा गया वो मेरे ज़हन पर हमेशा नकश रहेंगी। मैंने ज़िंदगी को जिस ढंग से गुजारने के ख्वाब देखे थे उसके रास्ते में ज़बरदस्ती नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया और मुझे जिन गंदी गंदी गालियों से नवाजा गया है वो मेरे दिलो दिमाग में हमेशा साज़ाए बाज गश्त बनकर गूंजती रहेंगी। मेरे जिस्म पर ज़ख्मों के दायमी निशानात शायद मेरी रूह को मरते दम तक कचोते लगाते रहेंगे। बस मुझे किसी तनिके की सहारे की ज़रूरत है। ना ज़माने ने मेरे साथ जो सलूक किया है मैं उसका हिसाब चुकता किए बगैर आराम से नहीं बैठूंगा। तो फिर मुझसे हाथ मिला शहजादे। और शेरा ने मुझे बड़ी अपनाइयत से मुखातब किया,
آج سے ہم دونوں ایک ہیں اور تو تنکے کی بات کر رہا ہے اور شیرا شہیتر بن کر تیری حفاظت کرے گا۔ مجھے اپنی رگوں میں زندگی کی ایک نئی حرارت محسوس ہوئی اور میں نے جواب میں آگے بڑھ کر شیرا کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اپنی رگوں میں زندگی کی ایک نئی حرارت محسوس ہوئی اور میں نے جواب میں آگے بڑھ کر شیرا کا ہاتھ تھام لیا، اور وہ دن میری زندگی کا اہم ترین دن تھا۔ سیدھا راستہ چلتے چلتے حالات نے مجھے ایک نیا موڑ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے نئے راستے پر استاد شیرا میرا ہم رکاب تھا۔ اس روز کے بعد سے جیل کی زندگی میرے لیے بہت سہل اور آسان ہو گئی، اور خان دلاور جو صرف ایک لمحے بیشتر بدترین دشمن کی حیثیت سے میرے مقابلے میں آیا تھا، بالکل بھائیوں کی طرح مجھ سے گلے مل رہا تھا، اور فضا میں جو کھینچاؤ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی اس میں اچانک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور مجھے اس بیرک میں جس گھٹن اور اجنبیت کا احساس ستاتا رہتا تھا وہ پل بھر میں دور ہو گیا۔ دوسرے روز سے میری تربیت کا آغاز ہو گیا، اور شیرا زبان کا بڑا کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کندر بنانے میں بڑی محنت اور جان فشانی سے کام لیا، اور ہر وقت مجھے اپنی نگاہوں میں رکھتا، زندگی کے طور طریقوں سے آگاہ کرتا، اور اپنے تجربوں کا نچوڑ گھول گھول کر میرے کانوں میں ٹپکاتا رہا۔ مختلف قسم کے ہتھیاروں کے بر وقت استعمال کرنے کے گڑ سکھاتا رہا، غرض کہ اس نے مجھے بنانے سنوارنے اور مشکل سے مشکل حالات سے نامرد آزما ہونے کے سلسلے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا تھا، اور میں کوئی کند ذہن طالب علم نہیں تھا۔ اس لیے میں نے بہت جلد وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو شیرا مجھے سونپنا چاہتا تھا، اور پھر ایک شام باقاعدہ میری دستار بندی کی رسم ادا کی گئی۔ خان دلاور نے اس رسم کی ادائیگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور بیرک کے تمام قیدیوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ شیرا نے خود اپنے ہاتھوں سے پھولوں کا ایک وزنی گجرا میرے گلے میں ڈالتے ہوئے مجھے بڑی شدت سے لپیٹ لیا تھا، اور اس روز میں نے پہلی بار شیرا کی پلکوں پر آنسوؤں کے قطرے لرزتے دیکھے۔ شاید اسے اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے اوراق کا کوئی خاص صفحہ یاد آ گیا تھا، اور میں نے اسے خریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ دن میرے لیے روز عید سے کم نہیں تھا، اور بیرک کے سارے قیدی ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے، اور دلوں کی کدورتیں دور ہو چکی تھی۔ ہر شخص آزادی سے ہنس بول رہا تھا، اور اس روز شیرا نے بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، شہزادے، اب تو اکیلا نہیں رہا، اور ہم سب تیرے ساتھی سنگی ہیں، اور ایک ساتھ جئیں گے، ایک ساتھ مریں گے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں استاد، اور میں نے بڑے خلوص اور دیانتداری سے کہا، اور اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں ٹوٹ کر بکھر گیا ہوتا۔ غیروں جیسی باتیں مت کرو شہزادے، ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور شیرا کے لہجے میں صداقت تھی، ریاکاری کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ ہمارے حساب کتاب دلوں میں ہوتے ہیں شیدے، اور خان دلاور نے بڑے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام کر سمجھایا، اور ایک دوسرے پر کوئی آڑا وقت آ جائے تو ہم اپنا فرض چکتا کرتے رہتے ہیں۔ احسان جتانا تو کم ظرفوں کا کام ہوتا ہے۔ اب تو یہاں سے باہر جائے گا تو تنہا نہیں رہے گا، شیرا نے کہا، اور ہمارے یار دوست جیل کے دروازے پر تیرا استقبال کریں گے۔ ہمارے اڈے، ہمارے کاروبار، سب کچھ تیرا ہوگا، اور کسی قسم کی کوئی فکر نہ کرنا۔ شیرا کی طرح اب تیرا نام کا سکہ بھی جاری کر دیا جائے گا، اور میں نے اپنے آدمیوں کو خبر بھیج دی ہے، اور وہ تجھے غیر نہیں سمجھیں گے۔ میں تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر بھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اور میں نے شیرا کو یقین دلانے کی کوشش کی، یہ تیری مہربانی ہوگی۔ وہ مسکرایا اور پھر سنجیدگی سے بولا، لنگوٹ کے معاملے میں اپنی رسی کبھی دراز کرنے کی حماقت نہ کرنا، اور یہ نشہ انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح پاٹ جاتا ہے، اور بد کردار عورت دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس سے ہمیشہ بچ کر رہنا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں استاد، ایک بات اور گرہ سے باندھ لے، اور خود کو منوانے کی خاطر انسان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جان مارنی پڑتی ہے۔ اور شیرا نے مجھے حالات کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، جب تک تو کسی کی ماں کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کرے گا وہ تجھے باپ نہیں کہے گا، اور لمبے راستے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ضرورت کے تحت ہمیں کبھی کبھی شارٹ کٹ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے اس والد الحرام کا ٹیٹنوا دبانا جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اور پہلے مرحلے پر کسی بزدلی یا ریاض کا مظاہرہ نہ کرنا۔ میں اس پارٹی کے لیڈر سے واقف ہوں، اور جس کے ہاتھ وزارتی کرسیوں تک دراڑ ہیں، بظاہر بہت نیک اور شریف نظر آتا ہے، لیکن شیرا جانتا ہے کہ اس کی والدیت کے کھانے میں بھی 2 نمبر کا نام درج ہے۔ تو سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ اور اس کی شہ رگ پر ہاتھ پھیرتے ہی تیرا بھاؤ بہت بڑھ جائے گا۔
میری طرح تیرا نام بھی تجوریوں کے منہ کھلنے لگیں گے اور ہمیشہ اپنی منہ مانگی قیمت وصول کرنا اور اوپر والے کے علاوہ کسی سور کے تخم کے آگے گردن نہ جھکانا چاہیے، جان چلی جائے۔ آلسی اسلحہ کی بجائے چاقو کا استعمال زیادہ کرنا اور شکار ایک ہی گولی کھا کر ڈھیر ہو جائے تو بات نہیں بنتی۔ وہ تڑپ تڑپ کر جان دے تو اس کے نظارے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات کا خیال رکھنا اور کبھی کسی مظلوم اور غریب پر ہاتھ نہ ڈالنا، ورنہ اس کی آہ تجھے زنگ کی طرح چاٹ جائے گی۔ میں شیرہ کی ایک ایک نصیحت کو ذہن نشین کرتا رہا اور وہ صرف میرا موصی نہیں بلکہ میرا اتالق بھی تھا۔ اس کی نصیحتیں زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی رہیں اور جس کا ذکر میں پیش آئے واقعات اور حادثات کے ساتھ کرتا رہوں گا۔ جس روز میری سزا کی مدت پوری ہوئی وہ دن بھی میری زندگی میں یادگار حیثیت سے کم نہیں۔ صرف مجھے شیرہ سے بچھڑنے کا دکھ نہیں تھا اور خود شیرہ کی پلکیں بھی بار بار بھیگ رہی تھی۔ خان دلاور اور دوسرے تمام ساتھی بھی ملول نظر آ رہے تھے اور سب باری باری مجھے گلے لگا کر میری پیٹھ تھپک رہے تھے، اور سب سے آخر میں شیرہ نے مجھے گلے لگا کر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی اور پھر اس نے مجھے مسکراتے ہوئے رخصت کیا۔ میں نے جیل کے ہاتھے سے باہر قدم نکالا تو شیرہ کے ساتھی مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ وہ باری باری مجھے پھولوں کا ہار پہنا رہے تھے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی مجرم نہیں، کوئی فاتح جنرل ہوں جو کسی جنگی محاذ کو سر کرنے کے بعد کامیاب و کامران واپس آیا ہوں۔ اور میں نے کھلی ہوا میں آزادی کا طویل سانس لے کر ماحول کا جائزہ لیا، اور وہ دنیا جہاں کبھی مجھے گھٹن کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا اب ایک ہری بھری شکار گاہ کی مانند نظر آ رہی تھی۔ وہ جو میرے استقبال کے لیے آئے تھے خوشی کے نعرے بلند کر رہے تھے اور جیسے میں ان کے لیے غیر یا اجنبی تھا، اور مجھے جلوس کی شکل میں ایک ایسی عمارت میں لے جایا گیا اور جس کے باہر دارالاسلام کا بورڈ آویزاں تھا۔ مجھے اس بورڈ کو دیکھ کر بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، اور وہ 2 منزلہ عمارت تھی اور اوپری منزل رہائشی تھی جہاں میرے قیام کی خاطر قوا بندوبست کیا گیا، اور شیرہ کا ایک متمند خاص سے رمضان خان جو راجو کے نام سے مشہور تھا اور میری پذیرائی میں پیش تھا۔ وہ پستہ قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا، خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش پوش بھی تھا اور اس کی آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنی خواب گاہ میں گیا تو راجو بھی میرے ساتھ ساتھ تھا، اور غالباً شیرہ نے اسے قبل از وقت ہی میری حیثیت سے آگاہ کر دیا تھا۔ مجھے وہاں کسی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اور عمارت کے رہائشی حصے میں کل 3 کمرے تھے۔ ایک میرے لیے مخصوص کر دیا گیا اور دوسرے میں راجو کا قیام تھا اور تیسرے میں شیرہ کے 2 آدمی تھے۔ کمروں کے علاوہ ایک کشادہ ڈرائنگ روم بھی تھا اور جس کی تزئین اور آرائش قابل دید تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد مجھے نرم و گرم بستر نصیب ہوا تو بڑی طمانینت کا احساس ہوا، اور میرے ذہن میں دارالاسلام کا بورڈ بار بار ابھر رہا تھا۔ اگر وہ شیرہ کی ملکیت تھی تو وہاں اس مذہبی بورڈ کا کیا کام؟ اور شیرہ نے جیل میں مجھ سے اپنے 3 اڈوں کا ذکر کیا تھا اور جہاں اس کے نام کا سکہ چلتا تھا، اور راجو میرے قریب ایک آرام کرسی پر بیٹھا شیرہ کے کاروبار کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا، اور میں نے درمیان میں اسے دارالاسلام کے بارے میں استفسار کیا تو وہ مسکرا کر بولا، آپ کا یہ سوال میرے لیے غیر متوقع نہیں۔ دراصل اس عمارت کے نچلے حصے میں ایک دینی مدرسہ قائم ہے۔ استاد نے باقاعدہ 2 معلم رکھ چھوڑے ہیں جو درس و تدریس کا کام انجام دیتے ہیں۔ ایک بار بڑا اجتماع بھی ہوتا ہے اور اس روز غریب و غربا میں مفت لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ شیرہ کی زندگی کا یہ دوسرا پہلو بھی میرے لیے کچھ حیرت انگیز نہیں تھا، اور میں نے مزید معلومات حاصل کی تو راجو نے کہا، استاد نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اس کا باپ معلم تھا اور بڑا مذہبی آدمی تھا۔ اس پر عصمت دری کا جھوٹا الزام عائد کیا گیا، اور صرف اس لیے کہ اسے کھرے آدمی نے ایک تنظیم کے حق میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے کام سے انکار کر دیا تھا۔ وہ مرد کلندر اس مکروہ الزام کا برداشت نہ کر سکا اور دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی، اور وہ اسی عمارت میں رہتا تھا۔ اس وقت یہاں بس ایک کچا پکا کمرہ ہوا کرتا تھا، اور بعد میں استاد نے یہ جگہ خرید کر 2 منزلہ عمارت کرا دی۔ دارالاسلام کا تصور استاد کے ذہن میں اپنے مرحوم باپ کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی خاطر ابھرا تھا۔ کیا عمارت استاد کے اڈوں میں شمار نہیں ہوتی؟ اور میں نے اپنی معلومات میں اضافے کی خاطر دریافت کیا، اب ایسی بات بھی نہیں۔ اور راجو نے پہلو بدل کر بولا،
इस इमारत को तमाम अड्डों का हेडक्वार्टर होने का दर्जा हासिल है और कानून नाफज करने वाले इदारे भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं और मुतअद्दिद बार यहाँ पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने बारी नफरी के साथ छापे भी मारे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी कोई काबिल गिरफ्त सबूत नहीं मिला। और उस्ताद बड़े साइंटिफिक तरीके से काम करने का आदी है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मगर उसके बावजूद वो रिस्क लेने की गलती कभी नहीं करता और हर काम को निपटाने के लिए ऐसे ऐसे नादर तरीके वादा करता है कि बड़े बड़े दानिशमंद भी शशदर रह जाते हैं। असर रसूख और जहानत के बावजूद मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और राजू ने मेरे जुमले का मफहूम भांप कर बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। आपने उन अमीर कबीर अरबों के बारे में जरूर सुना होगा जो आली शान महलों के मालिक होने के बावजूद साल में 1-2 बार कुछ दिनों के लिए रेगिस्तान में जाकर खैमों में क्याम करते हैं। दरअसल इस तरह इंसान अपने असल मकाम को कभी फरामोश नहीं करता। बड़े बड़े डॉक्टर और सर्जन भी नई नई रिसर्च से हम आहंग होने की खातिर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते रहते हैं, और अगर वो ऐसा ना करें तो तरक्की की दौड़ में दूसरों से पीछे रह जाएं। जेल भी ऐसी ही दरसगाह है जहां जुराइम पेशा गिरोह के सरबराह आवर लोग आते जाते रहते हैं, और उस मंडी से हमें ना सिर्फ नौजवान अफराद की खेबी बआसानी मैसर आ जाती है, बल्कि जुर्म और सजा के बारे में अप टू डेट मालूमात भी हासिल होती रहती हैं। राजू ने अपना सिलसिला कराम जारी रखते हुए कहा, इस बार उस्ताद के ऊपर कोई संगीन जुर्म आयद नहीं हुआ था। वो चाहता तो सियासी दाव पेच लगाकर बढ़ सकता था। कुछ बड़े लोगों ने जो उस्ताद के आगे पीछे हाथ बांधे फिरते थे, उन्होंने मशवरा भी दिया था कि जेल जाना मुनासिब नहीं, लेकिन उस्ताद ने उनकी पेशकश रद्द कर दी। यूं समझ लें कि उस्ताद की खोपड़ी में एक बार जो बात बैठ जाए वो आसानी से तब्दील नहीं होती। वो अक्सर तब्दीली आबो हवा की गर्ज से भी जेल यात्रा के प्रोग्राम बना लेता, लेकिन उसके सारे फैसले और प्रोग्राम अटल होते हैं। वो जब चाहेगा जेल का दौरा मुख्तसर करके बाहर आ जाएगा, और बड़ी बड़ी चोटी के वकील और बैरिस्टर भी उस्ताद का मुकदमा मुफ्त लड़ने की हसरत दिल में लिए फिरते हैं। और खान दिलावर किस जुर्म की पादाश में सजा भुगत रहा है, मैंने पूछा। वो उस्ताद का दस्ते रास्त है, इसीलिए हमेशा उसके साथ ही रहता है, राजू ने कहा। तो मुझे खासी पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हैं, और मैंने उससे कुलीदा तो। वो शान उचका कर बोला, इरादा तो था कि आला तालीम हासिल करूंगा, लेकिन BA ऑनर्स करने के बाद तबीयत उचाट हो गई। कोई खास वजह? कुछ ऐसी ही वजह थी, और जिसने आपको भी डॉक्टर बनकर दुखी लोगों की सच्चाई करने से रोक दिया। इस बार वह कदर बेतकल्फी से बोला, और हम दोनों तकरीबन एक ही कश्ती के सवार हैं। शुरू में मुझे रास्ता तब्दील करते वक्त बेबसी का एहसास हुआ था और एक दचका सा लगा था, और ख्वाब चकनाचूर हो जाएं तो इंसान को मलाल तो होता है, लेकिन उस्ताद की मोहब्बत और शफकत ने मुझे महरूमी का शिकार होने से बचा लिया, और वह बड़ी खूबियों का मालिक है।